हेलो डियर स्टूडेंट, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का इतिहास, भारत का विभवपूर्ण अतीत। तो हमने क्या है कि पिछले कक्षा में पढ़ा था उन्नत कृषि कार्य, उद्योग व्यवसाय, व्यापार वाणिज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग क्या थे। शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, ठीक, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग। तो ये क्या है कि इसमें क्या है कि सामाजिक व्यवस्था में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता ये है कि शासक वर्ग भी रहता था, महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग भी रहते थे, सामान्य वर्ग भी रहते थे, श्रमिक वर्ग भी रहते थे और कृषक वर्ग भी रहते थे। अब देखो इसमें आगे क्या है कि शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग गढ़ी में, मतलब क्या है कि शासक और जो महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग थे वो कहाँ रहते थे, गढ़ में। गढ़ मतलब किला, मतलब ऊंचाई पर रहते थे। इसके अलावा देखो कि जो अन्य वर्ग थे वो नगर भाग में रहते थे, मतलब एक दो भाग बने रहते थे। एक तो ये ऊंचाई वाला भाग था और एक नीचा वाला भाग था। तो ये होता था गढ़। तो इसमें तो कौन रहता था, शासक वर्ग और महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग रहते थे, मतलब अमीर वर्ग। और जो नीचे वाला जो भाग था इसमें क्या था, छोटे छोटे नगर बने होते, इसमें क्या कौन रहते थे, अन्य महत्वपूर्ण लोग नगर में रहते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था, परिवार था। तो इसकी अपन क्या सामाजिक विशेषता पढ़ रहे हैं। तो इसमें शासक वर्ग रहते थे, कृषि वर्ग, मजदूर वर्ग रहते थे, श्रमिक वर्ग रहते थे, सारे रहते थे। बट जो बड़े वर्ग था, मतलब जैसे शासक वर्ग और महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, वो तो गढ़ में रहते थे, किले में, ऊंचाई पर। और जो नगर में कौन रहते थे, अन्य वर्ग के लोग नगर में रहते थे। परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी, मतलब क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, समाज की सबसे छोटी इकाई वो क्या थी, परिवार थी। ठीक। इसके अलावा देखो आगे, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। भाई इसमें क्या है कि जब खुदाई हुई थी तो इसमें किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई थी, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इसका मतलब क्या है कि नारी का महत्व था। इस जो सभ्यता है, इस सभ्यता के समय में क्या था, नारी का महत्व था। ठीक। और ये भी हो सकता है कि माता देवी की मूर्तियां मिली है, लोग नारी को मानते थे, तो जो परिवार था वो भी क्या होता था, मातृ सत्तात्मक होता था। मतलब आज अपन किसके नाम से जाने जाते हैं, अपने पिता के नाम से, पर उस समय के लोग किसके नाम से जाने जाते थे, अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। तो इस समय क्या है कि जब अगर खुदाई के दौरान माता देवी की मूर्तियां मिली है तो उस समय किसकी जानकारी मिलती है कि उस समय के जो परिवार थे, सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार होती थी और सभी वर्गों के लोग उसमें निवास करते थे। जो शासक वर्ग और अमीर वर्ग थे वो पहाड़, मतलब ऊंचाई पे गढ़ में निवास करते थे और नगर में अन्य वर्ग के लोग निवास करते थे। नारी की मूर्ति पाई गई, मतलब माता देवी की, जिससे नारी का महत्व उस समय था। और जो परिवार होते थे वो कौन से होते थे, माता सत्तात्मक होते थे। और इसके अलावा सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले, मतलब लोग क्या करते थे, सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले। इसका मतलब क्या, लोग सूती वस्त्र भी पहनते थे, मतलब उनका जो पहनावा था वो उसमें क्या, सूती वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। यहाँ के जो स्त्री पुरुष दोनों ही क्या थे, आभूषण के प्रेमी थे। तो सामाजिक विशेषता पढ़ रहे अपन, सॉरी मैंने मिटा दिया, सामाजिक विशेषता, ठीक है ना। तो क्या है, उस समय के जो लोग थे, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों क्या पहनते थे, आभूषण के शौकीन थे, मतलब आभूषण के पहनने के प्रेमी थे। ठीक है। मानव द्वारा बने यहाँ के आभूषण काफी प्रसिद्ध है। जैसे एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र, मुद्रा पर ढोलक का चित्र। ठीक। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण, भाई क्या है कि उस समय के लोग क्या आभूषण भी पहनते थे, मुद्रा पर ढोलक का चित्र मिला है, ढोलक का चित्र मिला, तो उससे क्या पता लगता है, पहली बात तो कि स्त्री पुरुष दोनों क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। खुदाई के दौरान क्या मिला, एक मुद्रा पे किसका चित्र मिला, चित्र ढोलक का। अब ढोलक क्या है, वाद्य यंत्र,
ढोलक क्या है? वाद्य यंत्र है। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि उस समय के लोग संगीत के भी शौकीन थे, संगीत के भी शौकीन थे। तो देखो उसका सामाजिक जीवन के बारे में एक बार विश्लेषण करते हैं कि पहली बात तो कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अवसर से हमें जानकारी क्या मिलती है कि उस समय शासक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग सब रहते थे, ठीक है, सभी तरह के लोग उसमें निवास करते थे। दूसरा, नगर दो भागों में बटा था, एक गढ़ और एक नगर। गढ़ में कौन रहता था? शासक वर्ग और कर्मचारी वर्ग, और जो सामान्य आदमी थे वो कहाँ रहते थे? नगर में रहते थे, ठीक है ना। इसके तीसरी जानकारी, इसका आगे बढ़ते हैं। ये जो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार थी। तीसरा, नारी जो एक नारी की मूर्ति मिली है, मतलब क्या है कि मातृ देवी की, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो उससे क्या पता लगता है हमें कि जो उस समय नारी का महत्व था, और लोग क्या है कि परिवार थे वो माता सकारात्मक हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो आभूषण के प्रेमी होते थे। इसके अलावा क्या है कि एक मुद्रा मिली जिस पर ढोलक का निशान था। अब ढोलक क्या होता है? वाद्य यंत्र था, जिससे हमें क्या मिलता है कि उस समय के लोग क्या संगीत के भी शौकीन थे, ठीक है ना। इसके बाद देखो धार्मिक जीवन, ये तो गया सामाजिक जीवन। अब पढ़ते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन, ठीक है। तो धार्मिक जीवन की उपलब्धियां, धार्मिक जीवन की उपलब्धियां, धार्मिक जीवन की उपलब्धि क्या है? क्या है कि उस समय के लोग क्या थे? वृक्ष, जल और पशु की पूजा करते थे। वृक्ष, जल, पशु की पूजा करते थे। वे क्या है कि जो वृक्षों के जो भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष की पूजा की जाती थी। उनका मानना था कि वृक्षों के भीतर भी कोई आत्मा, कोई शक्ति निवास करती है। एक मोहर में देवता को दो पीपल के वृक्षों के मध्य दिखाया गया है। भाई क्या है कि एक मोहर मिली, इस तरह की मोहर होती है, उसमें दो वृक्ष है, उसके बीच में एक आदमी को दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वृक्षों के बीच में भी क्या है? एक शक्ति निवास करती है। इस वजह से क्या लोग किसकी पूजा करते हैं? वृक्षों की पूजा करते हैं। 7 मानव कृतियां पूजा कर रही है, ठीक है ना। सरस्वती सभ्यता का प्राचीन धर्म क्षेत्र भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब क्या है कि लोग क्या है, जब खुदाई हुई तो उसमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली, मातृ देवी क्या मिली? मूर्तियां मिली। तो इसमें क्या है कि जो उस समय के लोग थे वो देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? देवी की उपासना करते थे। उस समय क्या है कि भगवान पशुपतिनाथ है, मतलब क्या, खुदाई के दौरान एक पत्थर का शिवलिंग मिला, पत्थर का क्या मिला? शिवलिंग मिला। तो उससे क्या पता लगा कि उस समय के लोग पशुपतिनाथ की पूजा, मतलब भगवान शिव की किस रूप में पूजा करते थे? पशुपतिनाथ के रूप में पूजा करते थे, ठीक है ना। और वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग, परंपरा आदि यहाँ की विशेषता थी। मतलब क्या था? वृक्ष की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, पशु की भी पूजा करते थे। इसके अलावा वहाँ के लोग क्या है कि योग तप और योग भी करते थे, ठीक है ना। इससे क्या है कि हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति गर्भ से एक पौधा निकलता है। एक मूर्ति थी, उसकी गर्भ से क्या निकला हुआ था? एक पौधा भी निकला हुआ था। मूर्ति के गर्भ से पौधा निकला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जो मूर्ति है वो किसकी है? प्रकृति की है। क्योंकि क्या है, प्रकृति से पेड़ पौधे निकलते हैं, तो प्रकृति की है। तो उससे उसका मतलब क्या था कि उस समय के लोग क्या क्या पृथ्वी को माता के रूप में मानते थे। पृथ्वी को किसमें मानते थे? माता के रूप में मानते थे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त एक मोहर, इस पर पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है। इसके अतिरिक्त एक तरफ बाघ व एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ भैंसा व गेंडा था और नीचे हिरण था। इससे क्या पता लगता है कि हाथी, गेंडा, हिरण, इनसे क्या पता लगता है उस समय लोग क्या पशुओं की भी पूजा करते थे। और एक अन्य मोहर पे योगी मुद्रा के रूप में व्यक्ति की आकृति, उस समय क्या है कि उस समय के लोग योग भी करते थे। योगी मुद्रा की मूर्ति मिली है, तो भाई क्या है, जैसा देखेंगे वैसा चित्र बनाएंगे। हाथी, गेंडा, पशुओं की मूर्ति मिली है, मतलब एक मोहर पे इनकी आकृति अंकित मिली है, तो उसका मतलब क्या लोग इनको जानते थे और इनकी पूजा करते थे। वृक्ष, जल, तो वृक्ष की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि उस एक जो मुद्रा थी उस पर 2 वृक्ष के बीच में एक व्यक्ति था और उसके 7 लोग पूजा कर रहे थे। तो उसका मतलब क्या है कि वृक्षों के बीच में आत्मा निवास, इन वृक्षों में भी क्या आत्मा निवास करते थे, उसको मान के वो क्या करते थे? पूजा करते थे। इसलिए खुदाई में क्या है, एक मूर्ति मिली, इसके गर्भ से क्या पौधा निकला था। तो वो मूर्ति किसकी थी? पृथ्वी की मानी जाती है। मतलब एक प्रकृति की मूर्ति थी और पृथ्वी को अपनी माता के रूप में वो पूजते थे।
उसके अलावा एक मूर्ति इसमें योगी की मुद्रा, योगी की जो आकृति थी, योग करते हुए एक व्यक्ति की आकृति थी, तो उस समय के लोग क्या थे, योग भी करते थे। इसके अलावा नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। ओके ना, ठीक है ना। तो जो वो योगी की मुद्रा में व्यक्ति की उसकी आकृति अंकित थी और उसके आगे क्या था, नाग द्वारा उसकी पूजा करते हुए दिखाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं तप, योग व यज्ञ। योग है धार्मिक जीवन, तप, योग व यज्ञ। तो देखो तप योग, कालीबंगा, बाणावली, राखीगढ़ एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली है। देखो कालीबंगा, बाणावली और राखीगढ़ी, यहाँ से क्या, और ये लोथल, इन चारों जगह से क्या मिला है भाई, तो खुदाई में क्या मिले, इसमें खुदाई में क्या मिले, अग्निकुंड और वेदिकाएं होती ना इस तरह की, जिसमें मतलब क्या है कि आग जलाते थे, साधु महाराज वगैरह आग जलाते रहते थे उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा देखो पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली, पहली बात तो ये। दूसरी क्या है, पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति। इसके अलावा भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सींग वाले वृषभ मतलब बेल का काफी चित्रण मिलता है। तीसरा, एक सींग वाले बेल, ठीक। इसके अलावा कुबड़दार बेल, कुबड़दार बेल, बाघ, हाथी का चित्र मिला, ठीक है। तो देखो इसको सोच पढ़ते हैं, कालीबंगा, बालावली, राखीगढ़ी, लोथल, इसमें खुदाई दोनों क्या मिला, अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली। इसके अलावा पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली। तो इससे क्या पता लगता है कि उस समय योग भी लोग करते थे। एक सींग वाले बेल, कुबड़दार बेल, बाघ, हाथी आदि की चित्रकला मिली, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि बाद में पशुओं की देवता के रूप में पूजा होने लगी, मतलब पशुओं के चित्र मिले तो उसमें पशुओं की देवता के रूप में क्या होने लगी, पशु की देवता के रूप में पूजा होने लगी। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भाई आज भी क्या है कि जैसे कुत्ता है शनि महाराज का वाहन है, बाघ है देवी का वाहन है, बेल है शंकर भगवान का वाहन है, चूहा गणेश जी का वाहन है, मोर कार्तिकेय का वाहन है। तो ये पशु भी क्या हुए, आने वाले टाइम में किसी देवी देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता व स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका तप, योग और यज्ञ के बारे में। उस समय के लोग यज्ञ करते थे, उसका साक्ष्य कैसे मिलता है कि अग्नि वेदिकाएं मिली हमें, है ना। इसके अलावा अग्निकुंड मिले। इसका आगे पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन, शासन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो राजनीतिक जीवन कैसा था, उस समय का राजनीतिक जीवन क्या था, कैसा था। तो राजनीतिक जीवन, यद्यपि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट जानकारी नहीं है। भाई क्या है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सिंधु सरस्वती वासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। क्या थी, व्यापार करना। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार करता था। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे। भाई क्या, पहला तो यहाँ के जो लोग थे, राजनीतिक जीवन बारे में पढ़ रहे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग क्या थे कि व्यापार करना में रुचि रखते थे, इनकी मूल रुचि क्या थी, व्यापार में थी। और 4 बड़े केंद्र रहे होंगे प्रशासनिक दृष्टि से। कौन सा, तो पहला तो देखो हड़प्पा, सबसे बड़ी जो स्थल है मोहनजोदड़ो। तीसरा कालीबंगा और लोथल, ये पाकिस्तान में, ये कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में, और ये गुजरात में। तो यहाँ से तो क्या मिला, यहाँ से तो खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत मिले। क्या मिले, जुते हुए खेत। लोथल से बंदरगाह, ठीक है
ठीक है ना, जहाजरानी का अवशेष। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नानागार और स्नानागार मिले। हड़प्पा से सबसे पहला स्थल खुदाई में मिला गया, सबसे पहला जो खुदाई हुई वो कहाँ हुई, हड़प्पा में हुई। तो देखो इसके बारे में हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो कहाँ, पाकिस्तान में। विशाल अन्नानागार और स्नानागार मिले यहाँ पे। कालीबंगा जूते हुए खेत, और कालीबंगा नाम क्यों रखा, क्योंकि काली चूड़ियाँ निकली यहाँ पे, इसलिए कालीबंगा। राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है, रोहतक गुजरात में है, और यहाँ के बंदरगाह के अवशेष है, मतलब गोदीवाड़ा। ठीक, तो इसमें क्या है, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से प्रतीत होता है। मतलब जो ये नगर मिले इनमें क्या सुव्यवस्थित जो जल व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी, अच्छे नगर नियोजन बने हुए थे, मतलब जो सड़कें थी समकोण पे काटती थी इस तरह से अच्छी तरह से, मतलब जो नगर की जो डिजाइन है वो एकदम आजकल के शहरों की जैसी थी। इसके अलावा देखो पूर्ण एवं कुशल राज सत्ता नियंत्रण के प्रमाण भी मिलते हैं, व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के भी संकेत मिलते हैं। इस तरह की अगर नगर व्यवस्था थी तो उस समय नगर पालिका भी क्या थी, उस समय विद्यमान हुआ करती थी। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता का प्रतीक है। मतलब खुदाई में क्या किसी प्रकार का अस्त्र मिला नहीं, शस्त्र मिला। तो इससे मतलब क्या था कि उस समय के लोग युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, शांति प्रिय से रहते थे। ठीक है ना। हथियारों में कांसे की आरी, तांबे के तलवारें, भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू, बाणाग्र मिले। अब देखो हथियारों में क्या क्या मिले, ज्यादा हथियार नहीं मिले, ज्यादा बड़े बड़े हथियार नहीं मिले, कुछ मिले जिसमें भाई वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते होंगे, जैसे तांबे की तलवारें। ठीक, इसके अलावा देखो, इसके अलावा वो भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू, बाणाग्र ये मिले। ठीक है ना। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए रखते हुए उस समय के लोग। भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है, जैसे इनसे व्यापारिक संबंधों के साथ ही सांस्कृतिक संबंध भी थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। मतलब जो क्रीट सभ्यता थी उसमें भी क्या था, मातृ पूजा का प्रचलन था। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि व्यापार तो होता ही था, पर इनमें सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। मतलब क्या था कि जो सिंधु सभ्यता में माता समाज सत्तात्मक था, माता की पूजा की जाती थी, तो क्रीट में भी क्या है, माता की पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई है। सुमेर और बेबीलोन में बेलों में दाढ़ी बताई गई है। ठीक है। तो देखो कैसे, सुमेर और बेबीलोन, इसमें क्या है कि बेलों की दाढ़ी बताई है, बेल है इसकी क्या बताई गई, दाढ़ी बताई गई है। उसी प्रकार क्या है कि जो अपने मोहनजोदड़ो है इसमें भी क्या है, जो भेड़ है उसकी क्या बताई गई है, दाढ़ी बताई गई है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इनका जो सांस्कृतिक जो कल्चर है वो भी एक तरह से मिला जुला है। हड़प्पा की तरह ही सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे। मतलब केस मतलब बालों को जो हड़प्पा के जो लोग हैं वो मतलब क्या है कि सुमेर की तरह, सुमेरवासी जो अपने बालों को फीते से बांधते थे, उसी प्रकार क्या है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो भी अपने बालों किससे बांधते थे, फीतों से बांधते थे। हड़प्पा की तरह ही मिस्र की कब्रों से लघु मक्खी के आकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल से विश्व में अन्य संस्कृतियों पर भी था। मतलब क्या है कि हमारा व्यापारिक संबंध था, ये बाकी सांस्कृतिक संबंध भी इन लोगों से था। तो ये हमारी जो मतलब राजनीतिक जीवन है उसके बारे में, कि पहले तो क्या था कि जो राजनीतिक जीवन है वहाँ के लोग क्या व्यापार में रुचि रखते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल सुव्यवस्थित नगर थे, मतलब बड़े नगर थे। ठीक है ना। उस समय के प्रशासनिक नगर थे ये, क्योंकि वहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था है, स्वच्छ जल प्रणाली है, ये प्रतीत होता है कि इसको देखिए प्रतीत होता है कि उस समय के बहुत बड़े नगर हुआ करते थे, और ये मतलब शासन वर्ग के हिसाब से बहुत बड़े नगर थे। उसी प्रकार क्या है कि यहाँ अस्त्र की जानकारी कम मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या शांति प्रिय, मतलब अस्त्र नहीं मिले तो उसका मतलब क्या शांति प्रिय लोग थे। इसके अलावा भारतीय सभ्यता में क्या है कि विदेशी व्यापार को विदेशों से व्यापार के संकेत तो मिलते ही है, बाकी संस्कृति से संबंध भी मिलते हैं। जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे भेड़ की आकृति में दाढ़ी बताई गई है, तो उसी प्रकार बेबीलोन और सुमेर में बेलों में दाढ़ी बताई गई है। सुमेरवासी अपने बालों को फीतों से बांधते थे, तो हड़प्पावासी भी अपने बालों को फीतों से बांधते थे। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से भी लघु मक्खी के आकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल में विश्व अन्य संस्कृतियों पर भी था। तो हमने क्या है कि आज सिंधु सरस्वती सभ्यता
की जो पूरी विशेषता है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, चाहे वो राजनीतिक विशेषता हो, सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता हो, धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ, उद्योग व्यवसाय, आर्थिक उपलब्धि, उन्नत कृषि, विशाल गोदीवाड़ा, ठीक है ना। इसके अलावा विशाल जलाशय, स्टेडियम, नगर और नगर नियोजन। तो हमने सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है इसकी मतलब पूरी कंप्लीट विशेषता अपन ने पढ़ ली। अब वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में हम आगे की जो क्लासेस में पढ़ेंगे। कि वैदिक काल थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि वैदिक काल, और फिर वैदिक काल में दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो नारी की स्थिति थी वो अच्छी थी और इसमें नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसमें वर्ण व्यवस्था थी, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। मतलब वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें वो कर्म पे आधारित थी और इसमें क्या होगी, धर्म पे आधारित थी। मतलब क्या है कि धर्म पे आधारित कैसे है कि जैसे एक मजदूरी करने वाले का बेटा ही क्या करेगा, मजदूरी करेगा, ठीक है ना। कर्म पे आधारित जो जिसमें जितना टैलेंट था उसके अनुसार उसको क्या है कि उसका वर्ण दिया जाता था, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर ऋग्वैदिक काल अच्छा था, उत्तर वैदिक काल थोड़ा सही नहीं था। इसके अलावा फिर इन दोनों के बाद आता है महाजनपद काल। जनपद काल, इसमें टोटल बड़े बड़े जो 16 महाजनपद हुए हैं, इसमें सबसे शक्तिशाली था वो था अवध, मगध। जो मगध महाजनपद था वो सबसे बड़ा महाजनपद था। तो इनके बारे में क्या है कि हम आगे की जो क्लास में अध्ययन करेंगे क्या करके, ठीक है। तो आज की जो क्लास इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता जो सरस्वती सभ्यता थी उसकी संपूर्ण विशेषता को हमने अध्ययन कर लिया है। आगे पढ़ेंगे अपन वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।